नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान के लिए आज का दिन काफी खास रहा। भजनलाल सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट विधानसभा में पेश किया और जमकर सौगातों की बौछार हुई। 10 संकल्प के साथ डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने राजस्थान की जनता को सौगात दी। सरकार ने किसी को भी निराश नहीं किया, फिर चाहे महिला हो, युवा, बुजुर्ग हो या किसान हो, सरकारी कर्मचारी, हर किसी के लिए बजट में कुछ ना कुछ मिला है। सर्वजन हिताय को देखते हुए भजनलाल सरकार ने परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के साथ सुशासन का संकल्प लिया। रोजगार पर टारगेट रहा। महिलाओं, कर्मचारियों को सस्ता लोन और राज्य में एक साथ पंचायत चुनाव का ऐलान किया गया। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई अहम ऐलान हुए। यानी बजट में बचत पर जोर रहा। सौगातें चारों ओर बरसी। भजनलाल सरकार के बजट में क्या कुछ खास रहा और किसकी आस पूरी हुई, आज बात इसी खास मुद्दे पर। राजस्थान वित्त विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूँ। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ सुमित गोदारा जी हैं, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री। बहुत स्वागत है सुमित जी आपका। हमारे साथ चर्चा में रोहित बोहरा जी शामिल हुए, कांग्रेस विधायक है। रोहित जी आपका भी बहुत स्वागत है। प्रोफेसर एन डी माथुर जी हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री, आपका भी बहुत स्वागत है माथुर साहब। बाबूलाल गुप्ता जी भी चर्चा में मौजूद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ से। तो वहीं हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं माफ कीजिए गगन जैन जी, ज्वेलरी सेक्टर के जानकार है गगन जी, बहुत स्वागत है गगन जी। और आत्माराम गुप्ता जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, रियल एस्टेट सेक्टर के जानकार हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। और कुछ और मेहमान कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत करें क्योंकि बजट सरकार का पेश हो चुका है और सरकार के मंत्री हमारे साथ हैं। सुमित गोदारा जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे क्योंकि कहा यही जा रहा था कि सभी को साथ और सबके विकास की बात को ध्यान में रखते हुए जो वादा किया है उसे पूरा करते हुए उस संकल्प के साथ बजट आया है सबके हित में। वाकई में जो कहा गया वो पूरा हुआ है इस बजट में? बिल्कुल, आप देखिए पहले साल ही जिस तरह बजट पेश किया गया है, सभी लोग ये चर्चा करने लगे कि इस तरह तो कांग्रेस के अशोक गहलोत जी ने चौथे 5वें साल जाकर चुनावी बजट जिस तरह पेश किया था उस तरह विकासमुखी बजट पहली बार में ही भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। और जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाए और आने वाले समय में 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने भी विजन लेकर कि राजस्थान विकसित राजस्थान बने, 350 बिलियन रुपए की राजस्थान की इकोनॉमी बने, उसको लक्ष्य लेकर राजस्थान के लिए इस बजट में हर क्षेत्र में घोषणा की गई। और मैं इस विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जो पिछले 6 माह में भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी की सरकार में काम हुए, ये ऐसी सरकार है जिसने पेट्रोल डीजल के काम करके दिखाए। 7 रुपए 18 पैसे डीजल के और 5 रुपए 98 पैसे पेट्रोल के दाम यदि कम करके दिखाए तो भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने काम करके दिखाया। 5 करोड़ रुपए प्रत्येक विधायक को सड़कों का जाल के लिए दिए गए, चाहे स्कूल में कक्षा कक्ष दिए गए हो, चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र दिया गया हो, हर क्षेत्र में ईआरसीपी के लिए बजट दिया गया। प्रत्येक क्षेत्र में बजट पिछले 6 माह में दिया, वो काम करके दिखाया। और आज जो बजट में घोषणा हुई है, आगामी 1 साल में उसका क्रियान्वयन करके विकसित राजस्थान की ओर राजस्थान के कदम बढ़ेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं सुमित जी की 1 साल में होगा, लेकिन इसको विजनरी कहा जा रहा है, लॉन्ग टर्म को लेकर किया जा रहा है। और जो घोषणाएं थी वो भी नजर आ रही हैं, रोजगार के लिहाज से भी जो कहा जा रहा है सुमित जी, क्योंकि उम्मीद युवाओं की जब बात करते हैं तो उन्हें रोजगार चाहिए और एक बम्पर ओपनिंग भी नजर आती है कि 1 लाख रोजगार 1 साल के अंदर युवाओं को देंगे। ये बड़ी चुनौती सरकार के लिए नहीं रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि सरकार काम करना चाह रही है। डबल इंजन की सरकार। आप देखिए आज पुलिस के लिए 5000 कांस्टेबल्स के लिए घोषणा की गई, 1500 ट्रैफिक पुलिस के लिए की गई, 4000 डॉक्टर्स, 4000 नर्सेस के लिए, 1500 डॉक्टर्स के लिए, हर क्षेत्र के लिए घोषणाएं हुई है। और आपको घोषणाएं क्रियान्वयन होगी, क्योंकि ये कर्मवीर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की तरह नहीं जो सिर्फ घोषणा करके रह गई। आपको जमीन पे फील्ड पे काम करता काम दिखेगा, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और काम पूरा विकसित राजस्थान आपको आगामी समय में दिखेगा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि विकसित राजस्थान के मद्देनजर जो कहा है वो किया जाएगा और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि बजट अच्छा है, लेकिन ये तब और अच्छा मानेंगे और भरोसा उस पर तब होगा जब इसका एग्जीक्यूशन हो सकेगा। क्योंकि रोहित बोहरा जी हमारे साथ है। रोहित जी, अब आप मुस्कुरा रहे थे इस बजट पर या सुमित जी की बात पर या फिर कोई और वजह है?
लेकिन ये बजट जो आया है, क्योंकि सरकार, पूर्ववर्ती सरकार को भी लगातार कटघरे में खड़ा करती रही सरकार, जब बजट तैयार किया जा रहा था तब भी, बजट आने के बाद भी। सबसे पहले तो विपक्ष होने के नाते कांग्रेस इस बजट को कैसे देती, वो रिएक्शन, और आपको क्या नजर आया, कुछ पॉजिटिव आपको दिखा इसमें कि चलिए ये कोशिश अच्छी थी? भाई जैसा ये लोग कहते थे, मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग कहते थे कि 5 साल में हमने बीमारू स्टेट कर दिया। ये तो 5 साल में जो आज का डेफिसिट है 70,000 करोड़ का, 5 साल में ये डेफिसिट बढ़ के हो जाएगा 3.5 लाख करोड़। आज की प्राइसेस पे लेते हैं, इन्फ्लेशन मत लीजिए। इफ यू टेक द इन्फ्लेशन इट विल बी 3,75,000 करोड़। 3,75,000 करोड़ का डेफिसिट यदि ये सरकार छोड़ के जाएगी तो आप समझ सकते हो क्या होगा। लास्ट 6 महीने से आपको पता है पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों के पेमेंट नहीं हो रहे। लास्ट 6 महीने से जल जीवन मिशन के पेमेंट्स नहीं हो रहे, सब काम रुके पड़े हैं। इनने एक टेंडर नहीं निकाला लास्ट 6 महीने में। पीडब्ल्यूडी की आउटस्टैंडिंग्स 10-10 महीने की आउटस्टैंडिंग्स पड़ी हुई हैं, काम जीरो हो रहा है। दिख गया ना चुनावों में 11 सीटें क्यों आ रहे, क्योंकि इनने कुछ भी नहीं करा। जो 20,000 नौकरियों की बड़ी थोती घोषणा कर रहे हैं वो किसके टाइम की हैं? वो अशोक गहलोत के टाइम की सरकार की घोषणा है। आज सबसे बड़ी बात क्या है जो हम कहते थे, आज आप सेंट्रल गवर्नमेंट को देख लो ना, 31 मार्च में सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटल लोड 1,68,000 करोड़ हो गया। इन टर्म्स ऑफ जीडीपी इट इज 82% ऑफ योर जीडीपी। टुडे यू आर नॉट अमेरिका कि दैट यू कैन अफोर्ड कि आप 100% जीडीपी पे लोन ले लो। सुमित आप चुप रहो, आपकी चांस आएगी, आप बोलो। मैं राजस्थान पे ही बात कर रहा हूं क्योंकि जीएसटी के बाद वी हैव लॉस्ट ऑल सॉवरेनिटी। आपको पता नहीं है हमारे पास क्या ताकत है कि हम कोई टैक्स बढ़ा सकें। इनने बात करी इक्वलाइजेशन फंड की, 2% वैट घटाया, क्या हुआ? अभी भी हम यूपी से महंगे हैं, अभी हम मध्य प्रदेश से महंगे हैं, अभी भी हम हरियाणा से महंगे हैं। जो इक्वलाइजेशन फंड है, भरतपुर में आज भी सस्ता डीजल है, गंगानगर में आज भी महंगा डीजल है। अपन किसकी बात कर रहे हैं? इनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। जब मुख्यमंत्री को यह नहीं पता क्या हो रहा है तो कैसे चलेगी ये सरकार? इनको यही नहीं पता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज आपने क्या करा? आपने बताया कि हम 5 साल में 5,000 करोड़ रुपया टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेंगे। अरे तो यार लास्ट ईयर हमने भी 1,000 करोड़ कराया ना, उसको आप 5 साल कर दो। यदि आप में ताकत थी तो 5th आपने प्लानिंग कमीशन को क्यों खत्म करा? आप ही की सरकार ने प्लानिंग कमीशन को खत्म करके आपने क्या बनाया? आपने बनाया कि साहब हर साल हम लोग अपना बजट देंगे, हर साल की क्रांति। इसीलिए ये प्लानिंग कमीशन 5 ईयर का प्लानिंग कमीशन। तो आप तो फिर वही चीज पर आ रहे हो, 5-5 साल की आप बात कर रहे हो। 5-5 साल की बात मत करो, आपने कुछ नहीं करा है। आपने 70,000 करोड़ का डेफिसिट लाके रख दिया इस सरकार ने। क्या है आपकी पोजीशन? ये हो जाएगी थोड़े दिन में आपकी ट्रेजरीज बंद हो जाएंगी, जो अभी भी बंद हैं। महीने में 15 दिन ट्रेजरीज बंद रहती हैं, आपको पता है? 15 दिन पेमेंट नहीं होते हैं, ट्रेजरीज बंद रहती हैं। ये हालत कर दी है 6 महीने में। और इसमें क्या नया फ्लेवर है? आप मेरे को बताओ ना, क्या नया फ्लेवर है? आप बात कर रहे हो 1 लाख की आप बात कर रहे हो ना, तो 1 लाख की आप बात कर रहे हो। आपको पता है रेवेन्यू डेफिसिट कितना हो जाएगा? योर कमिटेड लायबिलिटीज टुडे, यदि अपन कमिटेड लायबिलिटीज की बात करते हैं बजट में, यदि आप 100 रुपया कमा रहे हो, आप कमिटेड लायबिलिटीज पे करीब 45% खर्च कर रहे हो। व्हाट आर वी टॉकिंग? क्या बजट दिया है? किसी ने देखा भी है बजट कि सिर्फ घोषणा करने से, पिटारा खोलने से होता है? आपको पता है किसानों के खिलाफ इनने क्या करा? जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे हमने, आप सुन लो, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हम 700 करोड़ और जो नीचे देते थे 350 करोड़, उनकी सब्सिडीज आधी कर दी हैं। दैट मींस नेक्स्ट ईयर से किसानों को कोऑपरेटिव सोसाइटी से सस्ता लोन नहीं मिलेगा। यदि मिलेगा तो उसकी वैल्यू कम होगी या आधे किसानों का होगा। ये क्या कर रहे हैं? क्या हम किसान विरोधी हैं? बिल्कुल बिल्कुल रोहित बोहरा जी, और इसीलिए जरूरी, क्योंकि आम जन है, घोषणाएं की जब बात की जाती तो वो घोषणा अच्छा ठीक है इस सेक्टर में ये दे, लेकिन इसे कैसे पूरा किया जाएगा इसलिए भी सवाल उठता है। प्रोफेसर एंड्री माथुर जी हमारे साथ हैं। माथुर साहब, इससे पहले भी उम्मीद की जब बात कर रही थी और अब जब बजट पेश हो चुका है, क्या आप भी इत्तेफाक रखेंगे रोहित बोहरा जी ने जो कहा? ये आपका नजरिया बजट को लेकर? बोहरा साहब को भी सुना, रोहित बोहरा जी को भी सुना जी, लेकिन 70,000 करोड़ की अगर घाटे की बात करें तो ये घाटे के लिए जिम्मेदारी सब सरकारों की है, कोई सी भी सरकार रही हो। आखिर हर साल हमने बजट में फिस्कल डेफिसिट छोड़ा है, वो इकट्ठा होता 70,000 करोड़ हो गया। फिर आप बता रहे हैं कि 3.5,
लाख करोड़ और हो जाएगा 5 साल में, तो ये 70 से 73.5 लाख करोड़ हो जाएगा। तो ये जिम्मेदारी तो सभी सरकारों की है, सिर्फ एक ही सरकार की हो ऐसा नहीं है। अब सवाल है कि अगर ये कर्ज ये जो फिस्कल डेफिसिट है इतना बड़ा क्यों? क्योंकि हमने राज्य में कभी रिफॉर्म की गति को तेज ही नहीं किया, आर्थिक सुधारों की गति को तेज नहीं किया। अगर आर्थिक सुधारों की गति तेज होती तो शायद इतना फिस्कल डेफिसिट नहीं होता। रेवेन्यू डेफिसिट भी हमारा जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इतने ही होने चाहिए जितनी हमारी ऑपरेटिंग इनकम है। लेकिन इनकम तो कम है और ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो उसकी वजह से आज 25,000। लेकिन इसको इस पर फोकस क्यों नहीं किया? क्योंकि बजट हर साल आता है, हर साल ये कभी हम ये नहीं कहते कि हमारे पास खजाना है, हमारे पास है और हम दे सकते हैं, हम इतना काम कर सकते हैं। ये जो साइकिल चल रही है वो चली आ रही है, क्या वाकई में मैनेजमेंट सही नहीं है या इस पर फोकस नहीं होता है? नहीं, बेसिकली क्या है कि अगर बजट को एक नदी मान लिया जाए, एक तरफ होते ट्रिब्यूटरी जहाँ से पानी आता है और दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूटरी जिधर पानी जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटरी है वो मंथ जिन पर खर्च किया जाना है, ट्रिब्यूटरी है हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम। तो सोर्सेज ऑफ इनकम तो सूख गए, रामगढ़ की सी हालत बना दी हमने बजट की, है ही नहीं हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम तो। और जो डिस्ट्रीब्यूटरी है वो खोले जा रहे हैं हम, तो उससे खर्च बढ़ता चला जा रहा है, उससे जो है वो फिस्कल डेफिसिट बढ़ता चला जा रहा है। साहब, देखा जाए, मैं बात कर रहा हूं एज अ स्टेट्समैन, मैं ये नहीं 5 या 6 साल से किसी भी सरकार हो, मैं तो कह रहा हूं 5-6 क्या 12 साल से किसी भी सरकार ने क्या कोई नई सोची कि रेवेन्यू किस तरह से बढ़ाएंगे? नहीं। किसी ने भी नहीं सोचा। भाई रेवेन्यू नहीं बढ़ेगी तो खर्चा कैसे होगा? रिफॉर्म्स की तरह ये कोई समझता ही नहीं है ना। इशू ये है कोई नहीं समझता कि भी रेवेन्यू किस तरह से बढ़ानी है। हमारे पास 5 सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, माइंस, ट्रांसपोर्ट, जीएसटी पे हमारा कोई वो नहीं, वैट हमारे पास, उसके और स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा हमारे पास कोई सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं। इसके अलावा एक भी सोर्स नहीं है जहां से कि हम पैसा इकट्ठा कर सके। हमें सबको देखना है, बट वी हैव टू टेक आउट न्यू वेज एंड मींस कि किस तरह से हम, यही तो पूरी सरकार सोच पैदा करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सोच सूख गए हो, हमारी सोच ही उस तरफ नहीं है। कई रेवेन्यू मॉडल्स हमारे को खड़े करने पड़ेंगे जिससे सरकार के पास पैसा आए। बड़े हास्यप्रद बात करिए, 2 चीजों की मैं आपको कहना चाहूंगा। इतनी हास्यप्रद बात करिए कि बैंक में जो लोन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पर हमारा 0.25% स्टैंप ड्यूटी लगती है। मैं वो तो रखूंगी, और उसके अलावा रेस्ट चार्जेस को मैं माफ करती हूं। वो कितना होता है लोन डॉक्यूमेंट में? 200 रुपए का स्टैंप। एक लोन जब मैं 1 करोड़ रुपए का लेना चाह रहा हूं, मैं उस 200 रुपए को माफ करके मुझे क्या मिलेगा? आपने दूसरा क्या करा? इधर तो आप कह रहे हो पावर सेक्टर्स में हमारे को प्रॉब्लम आ रही है, आपने अपने सोर्स ऑफ रेवेन्यू खत्म कर दिया। आपने क्या करा? आपने कहा ऑक्सिलरी पावर पर हम इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को खत्म करते हैं जो 60 पैसा है। आपके पास रेवेन्यू तो है नहीं, आपने ऑक्सिलरी पावर, आपने क्या करा? कुछ सीमेंट यूनिट्स को फायदा देने के लिए आपने ऑक्सिलरी पावर को 60 पैसे की जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है उसको खत्म कर दिया। कौन नहीं समझ रहा कि ये क्यों करा गया? ये सब करा गया क्योंकि खेला हुआ है, खेला होता है तो ये सब चीजें होती ही होती हैं। बड़ा सवाल भी और लेकिन एक बार रिएक्शन भी ले लेते हैं, फिर इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। बाबूलाल गुप्ता जी, बजट कैसे देखते हैं? क्योंकि खाद्य पदार्थ व्यापार संघ से हैं, व्यापारियों के लिहाज से भी बात की जाए, क्योंकि हर सेक्टर को उम्मीदें होती हैं, आपका नजरिया क्या है इस बजट को लेकर? देखिए, ऐसा है कि बजट तो ऐसे कुल मिलाकर के संतुलित कहा जा सकता है, परंतु दिक्कत ये है कि अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? बजट तो आपने कर दिया, ले आए बजट, फंड भी रख दिया, और अकाउंटेबिलिटी है नहीं। न अधिकारी के पास अकाउंटेबिलिटी है और न ही हमारे राजनेता जो नेतृत्व दे रहे हैं उनके पास अकाउंटेबिलिटी है। तो फिर आगे जाकर के ये जो योजनाएं लाते हैं या फंड रखते हैं वो हो कैसे? आप देखोगे कि एक रोड बन रही है और उस रोड पे दूसरा, मान लो नगर निगम ने बनाई तो एक लेयर उस पर चढ़ा दी जेडीए ने, फिर एक दूसरा आएगा उस पर तीसरी लेयर चढ़ा दी, फिर एक दूसरा नया काम होगा जो कोऑर्डिनेशन के अभाव में कि वो उसको काटेगा कि क्या कर रहा है भैया कि तार डाल रहा हूँ बिजली के। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब पैसा जाए कहाँ, कौन सा पैसा कहाँ आ रहा है, किस फंड में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात हो गई। मैं बात करूँगा, अगर समझ लीजिए खेत खलियान और कृषक की, तो स्थिति ये है कि कृषक को क्या चाहिए? कृषक को चाहिए कि उसका जो उपज है उसका सही दाम मिल जाए। दूसरा ये कहा जाए कि भाई जैसे मंडियां हैं, मंडियों में इन्होंने एक व्यवस्था तो दी है कि जो नई मंडियां हैं उनके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर
में प्रावधान डाल दिया है, उससे कि वो बन जाएगा, सारा रोड बन जाएगी, लाइटें हो जाएंगी, ये सब हो जाएगा। परंतु उसके बाद में अगर मान लीजिए मंडी के बाहर और मंडी के भीतर अलग अलग टैक्स लगेंगे तो कैसे होगा? इसमें इस प्रावधान को कहीं नहीं डाला गया। ऐसे ही आप ये कृषक कल्याण फीस की, और हम कहते हैं कि भाई कृषक कल्याण फीस लगे, हम उनको ये कहते हैं कि जो मंडी टैक्स ले रहे हो कृषक कल्याण के लिए ही तो ले रहे हो, तो फिर एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स लगाने की बात आप करते हो, तो ये कैसे संभव होगा? इंडस्ट्री की यहाँ पर बात कर लें, इंडस्ट्री की स्थिति यह है कि हमारे दो इंडस्ट्री एरिया है। यहाँ जयपुर की बात करूंगा, कुकरखेड़ा और जाटावाली, आकेड़ा और जाटावाली। अब आकेड़ा में 350 इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं और जाटावाली में 350 इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, और हर में बाहर के लोग आते हैं, न रोड है, न पानी है, न लेटरिन है, न कुछ है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है, और 350 इंडस्ट्रीज लग गई। किस योजना में लगी कि कृषि को आप अपना इसमें कन्वर्ट करा सकते हैं इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज कन्वर्ट हो गई और चालू हो गई, 5-5 हज़ार करोड़ का टर्नओवर हो रहा है और अच्छा रेवेन्यू मिल रहा है, बहुत अच्छा रोजगार लोगों को मिल रहा है। पर इसके बावजूद जो फैसिलिटीज दी जानी चाहिए थी वो फैसिलिटीज आज तक की नहीं है। इस बजट में थोड़ा बहुत कहीं दिखाई दे रहा है कि शायद ऐसा हो। ऐसे ही जैसे वेयर हाउस और लॉजिस्टिक्स की बात है, वेयर हाउस की हम बराबर बात करते आ रहे हैं कि भाई वेयर हाउस को आप इंडस्ट्रियल दर्जा दे दीजिए, ताकि ये एक लॉजिस्टिक को इंडस्ट्रियल दर्जा दे दीजिए, ताकि ट्रेड और इंडस्ट्री में एक इजाफा होता रहे। यही बात आपके जो यूँ कहा जा सकता है कि जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट की व्यवस्थाएं भी ऐसी कमज़ोर हैं। हम लेके जो पॉलिसी आते हैं वो पॉलिसियाँ कहाँ अटक जाती हैं इसका कोई पता ही नहीं चल रहा था। जैसे मैंने आपको कहा कि कुल मिलाकर के ये व्यवस्था ये है कि अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी तब तक कितने भी बजट दे लीजिए, कितना भी कर लीजिए, फिर तो जो माथुर साहब कह रहे हैं कि दृढ़म कत्वा कृत्वा घृतम पिबेत। बिल्कुल ठीक है, अकाउंटेबिलिटी भी जरूरी। लेकिन आत्माराम जी, रियल एस्टेट को लेकर, क्योंकि इससे पहले भी रियल एस्टेट को लेकर सरकार न्यू पॉलिसी भी लेकर आई, उसको लेकर भी जो बिल्डर्स हैं वो बात कह रहे थे कि हमसे चर्चा नहीं की गई है, लेकिन होना चाहिए था बहुत कुछ इसमें एंट्री। लेकिन बजट से भी रियल एस्टेट सेक्टर को उम्मीदें बहुत होती हैं। क्या आपके लिए कुछ था इसमें, आपको लगता है? निश्चित तौर से देखिए, रियल एस्टेट हो चाहे बाकी सारे सेक्टर्स हो, मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय वित्त मंत्री जी को कि पहली बार बजट को सब तरफ से कवर करते हुए किया गया है। पॉलिटिकली एक सोच अलग है, मेरे अगल बगल में दोनों बड़े राजनेता हैं, इनकी अपनी एक सोच अपनी तरह की है, पर मैं इसे बड़ा पॉजिटिव मानता हूँ। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 60,000 करोड़ का खर्चा करने की बात की गई है, नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाई जा रही है, इन्वेस्टमेंट समिट लगाया जा रहा है, आपके एक्सपोर्ट पॉलिसी के ऊपर दोबारा विचार करके दोबारा नई पॉलिसी बनाई जा रही है। तो ये सब क्षेत्रों को, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, टूरिज्म, सबको कवर किया गया है। रियल एस्टेट का मामला भी इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। रियल एस्टेट के लिए इन्होंने कुछ चीज़ें राहत दी हैं, जिससे निश्चित तौर से इस इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, थोड़ा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उसमें मुख्य रूप से 50 लाख तक के जो हाउसेज है उसमें 6% की स्टैंप ड्यूटी लगा करती थी, उसके अंदर घटा के 5% की स्टैंप ड्यूटी की गई है। तो उससे लगभग 50 लाख का कोई मकान खरीदता है तो उसको 65,000 रुपए की सीधी राहत हर खरीदार को मिलेगी। तो आम एक उपभोक्ता होता है जो 50 लाख तक के मकान खरीदता है। साथ साथ जो परिवारों के अंदर सेटलमेंट होते थे, उनमें बहुत डिस्प्यूट होते हैं, फैमिली सेटलमेंट होते हैं, तो आपस में प्रॉपर्टी एक्सचेंज करने पे स्टैंप ड्यूटी पूरी लगा करती थी। तो उस स्टैंप ड्यूटी को भी इन्होंने 6% से घटा के 2% कर दिया, तो ये एक बड़ी राहत रहेगी। अपने फायर सेस के ऊपर काफ़ी मुद्दे चल रहे थे, फायर सेस के ऊपर बहुत स्टैंप ड्यूटी ज़्यादा लगाई जा रही थी, उसकी ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा थी। तो 50 रुपये पर स्क्वायर मीटर को घटा करके 15 रुपया पर स्क्वायर मीटर की रेट की गई है। और साथ ही साथ स्टैंप अमनेस्टी स्कीम लेके आए हैं, टीडीआर पॉलिसी लेके आ रहे हैं। टीडीआर के तहत जो भी टीडीआर का सेल परचेज होता है उसके ऊपर 5% स्टैंप ड्यूटी लगा करती थी, 5% को घटा के 2% स्टैंप ड्यूटी की गई है। तो आज नए जितने डेवलपमेंट आते हैं उसके ऊपर टीडीआर हमें परचेज करना पड़ता है दूसरे बिल्डर से या गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से, लोकल बॉडीज से। तो उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी की रेट 2% करने से ये एक बड़ी राहत रहेगी ताकि नए प्रोजेक्ट चालू किए जा सके। यानी आप इस बजट से संतुष्ट हैं? संतुष्ट, लेकिन साथ ही साथ एक आध पॉइंट ऐसे थे जिसको कवर करना बहुत जरूरी था कि आज जॉइंट वेंचर डेवलपमेंट एग्रीमेंट होते हैं सारे के सारे, कि जमीन आपकी होती है, डेवलप एज ए डेवलपर मैं कर रहा हूँ। तो उसके ऊपर जब खाली पार्टनरशिप एग्रीमेंट नुमा है ये, न कि कोई डेवलपमेंट में सेल परचेज हो गई है, पर इसमें स्टैंप ड्यूटी लगभग 2.5% के आसपास स्टैंप ड्यूटी पड़ती है, जो एक पार्टनरशिप के अंदर 500 रुपए के ड्यूटी के ऊपर पार्टनरशिप डीड बन जाती है। तो इसके ऊपर भी स्टैंप ड्यूटी पे कम करने के लिए हमने रिक्वेस्ट की थी।
दिया कुमारी जी को, गवर्नमेंट को, पर उसके ऊपर विचार नहीं किया गया और उसकी स्टैंप ड्यूटी कम करनी चाहिए। मैक्सिमम 0.25%, मतलब 25 पैसा पर परसेंट के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी हो तो नए जो डेवलपमेंट आ रहे हैं उनको बूस्ट मिलेगा, रोजगार मिलेगा उससे, और नए नए आयाम स्थापित कर पाएंगे। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि मैक्सिमम चीजें आपको लगता है कवर हुई, लेकिन कुछ चीजें जिससे भी शामिल किया जा सकता था, यानी कि अगले बजट के लिए आप उम्मीद लेकर तैयार रही है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है इसका कि वन नेशन वन टैक्स की बात की जा रही थी। इसके अंदर 2 टैक्स हो रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी भी ले रही है हमारे रियल एस्टेट के ऊपर और स्टैंप ड्यूटी भी ले रही है। तो मैंने निवेदन किया था कि स्टैंप ड्यूटी को अबोलिश होना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि जीएसटी रिजीम आ गया, जीएसटी सब जगह लागू हो गया, तो जीएसटी में वो रिड्यूस होने की गुंजाइश। ठीक है, गगन जैन जी हमारे साथ हैं। गगन जी, ज्वेलरी सेक्टर राजस्थान के लिए तो बहुत अहमियत रखता है और इसलिए ज्वेलरी जो कारोबारी है वो भी उम्मीद लगाकर बैठे। गगन जी, आप भी क्या सेटिस्फाइड है या आपको लगता है कि बस ऊपर से ही टच करके निकले हैं इस सेक्टर को? देखिए, हमारा सेक्टर थोड़ा सा टिपिकल है, बिकॉज जब भी कोई भी शासन में होता है तो वो सबसे पहले वेलफेयर सेक्टर्स पे फोकस करता है, और वेलफेयर सेक्टर्स में आपका बिजली, पानी, सड़क, और अभी जैसे आज माननीय उप मुख्यमंत्री ने इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य को ऐड किया है, तो यही प्रायोरिटी होती है किसी भी स्टेट की। हमारा सेक्टर थोड़ा लग्जरी सेक्टर होता है तो वो प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा नीचे आता है, ये एक सच है। पर जब भी आप कोई बजट देखते हैं तो किसी भी बजट से आपको सरकार का दृष्टिकोण, उसका इंटेंट पता पड़ता है। तो और अगर आप पिछले कुछ भी बजट, कितने भी बजट देखें, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, सबका एक बात पे बहुत क्लियर फोकस है, वो है फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का औपचारीकरण। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसका कि उल्लेख उप मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर किया है। अब जब हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें करके भी हम अपने आसपास के वातावरण को आसान बना सकते हैं। जैसे मुझे एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल याद है, क्योंकि मैं बहुत छोटे टाउन से आता हूँ। तो जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि जो अटेस्टेशन है गजेटेड ऑफिसर के थ्रू, वो नहीं करके अब आप सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं। ये देख लिए, इसमें गवर्नमेंट का कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, इसमें कोई रिसोर्स नहीं गया, बट ये एक छोटा सा एक्शन था जिससे कि एक आम आदमी परेशान होने से बच रहा है, वो सेल्फ अटेस्ट करके चीजें कर रहा है। आज अगर हम देखें तो सिमिलरली कुछ चीजें जो इस बजट में दिख रही हैं इस बारे में, वो ये कि आपका रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन कहीं से भी करवा सकते हैं। आपको अगर ई रजिस्ट्रेशन मिल रहा है तो आपको स्मार्ट कार्ड की जरूरत क्यों है? बहुत ही लॉजिकल बात है, उसके लिए रिसोर्सेज और टाइम क्यों लगाना चाहिए? लैंड टैक्स का रिमूवल हो या वेट एमनेस्टी हो या स्टैम्प ड्यूटी एमनेस्टी हो, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हमारे बिजनेस की ईज को बढ़ाती हैं। उस पर गवर्नमेंट ने फोकस किया। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुआयामी बजट था, क्योंकि इसमें बहुत सारी दूसरी चीज़ों को भी कवर किया गया। पर अगर मैं ज्वेलरी सेक्टर की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाले पीस में अगर हम जेम्स एंड ज्वेलरी को कर पाते तो वो शायद हमारी स्पेशली राजस्थान के लिए एक बड़ा सेक्टर है, और उस सेक्टर में हम कुछ अच्छा कर पाते और रेवेन्यू जनरेशन कर पाते। जब हम सब लोग ये बात कर रहे हैं कि रेवेन्यू जनरेशन के स्रोत कम हो रहे हैं, वो कैसे बढ़ेंगे? जब बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस मैन टैक्स ज्यादा पे करेंगे, वही रेवेन्यू जनरेशन। बिल्कुल, और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रोहित जी ने उठाया, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम खर्च करने के लिए तो बहुत सारी चीजें, लेकिन रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा, क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा आएगा तब उसे खर्च करेंगे, जिसके लिए हमें कर्जा नहीं लेना होगा, और इसीलिए ये एक चिंता का विषय भी बन जाता है। बहरहाल हमारे मेहमान जुड़े हुए डॉक्टर जीएल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। बजट से स्वास्थ्य महकमे की अगर बात करें तो कहा जा रहा है बहुत कुछ दिया है और ये प्रायोरिटी में है। शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, सरकार के क्या जो घोषणाएं की गई है आपको लगता है कि वो बेहतर है? क्योंकि हर गांव में आयुष्मान मॉडल सीएचसी का भी जिक्र किया गया है इस दौरान। सबसे पहले तो भजनलाल जी सरकार को साधुवाद देना चाहूँगा कि हेल्थ एंड वेलफेयर में जो बजट पेश किया गया है वो 27,660 करोड़ रुपए का बजट है। वो 8.26% टोटल बजट का हिस्सा होता है। अब तक की सरकारों के हिसाब से ये सबसे ज़्यादा एलोकेशन है हेल्थ एंड वेलफेयर में। जो माँ योजना लेके आए हैं मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य बीमा योजना, उसमें जो नए नए पैकेज दिए इन्होंने, पीडियाट्रिक्स में न्यू पैकेज दिए हैं, और जो डिलीवरी के टाइम में इन्होंने वाउचर योजना करी है, और कुछ पैकेजेस का रैशनलाइजेशन करने की बात करी है इन्होंने। डिजिटल हेल्थ स्कीम जो चालू करी है, जिसमें आपके कंसल्टेशन के टाइम में आपके डिजिटल डाटा उपलब्ध होंगे। और सबसे बड़ी बात, 200 विधानसभा में इन्होंने मॉडल आयुष्मान सीएचसी की जो बात करी है, अब तक की सरकारों ने वो नहीं की थी। और उसमें क्योंकि जब कोई आदमी मर जाता है, उसकी बॉडी इधर उधर रहती है, तो उसमें मोर्चरी जैसी व्यवस्था भी इन्होंने करके बहुत अच्छा काम किया है। एक साथ साथ में आजकल जो 70% जो स्वास्थ्य की योजना है वो प्राइवेट सेक्टर में है।
इन्होंने पैकेज का रेशनलाइजेशन करने की बात तो कही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के बारे में उसको खुल के बात नहीं कही है। तो मेरी सरकार से यही डिमांड है कि गवर्नमेंट के साथ साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, उसमें क्या रेशनलाइजेशन करेंगे, इसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताने की कृपा करें। अदरवाइज ये बजट विकसित राजस्थान के विकास के कदम की ओर बढ़ता हुआ बजट है। इसके लिए मैं भजनलाल जी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है जी एल शर्मा जी, क्योंकि हर महकमे को उम्मीद भी होती है, एक्सपेक्टेशन भी होती है। ओवरऑल इस बजट को देख रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रतिक्रिया तो आप सबके लिए, क्योंकि ये जरूरी भी है कि इस बजट को आप कैसे देख रहे हैं, लेकिन क्या और हो सकता है, क्या बेहतर है, क्या कमी रह गई, या फिर पूर्ववर्ती सरकार के बजट से भी इसका कंपैरिजन किया जाए तो कैसा है, अच्छा या फिर और बेहतर हो सकता था। चर्चा इस पर हम जारी रखेंगे। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। तो बजट पेश हो चुका है प्रदेश का, और इसी को लेकर चर्चा लगातार जारी है, और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं सुमित गोदारा जी। देखिए प्रतिक्रिया तुले, और आपने कहा बहुत बढ़िया बजट है, हर वर्ग को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की गई है, और विकास के लिहाज से देखा जाए तो आने वाले एक साल में बहुत कुछ राजस्थान में तस्वीर बदलती नजर आएगी। लेकिन विपक्ष, क्योंकि प्रतिक्रिया विपक्ष की भी अहम हो जाती है, और विपक्ष की तरफ से भी बजट पेश होने के बाद जो प्रतिक्रिया है वो कह रहे थोथी घोषणाएं हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो पिछली सरकार ने भी कहा है, जिसको आप लोग कहते हैं कि सिर्फ ये घोषणा हवा हवाई करके चले गए। ऐसे में क्या नया इस बजट में, विपक्ष के लिए एक जवाब जरूर। आप ये देखिए कि जब कांग्रेस सरकार थी, भारत में जितने जिले थे उसमें 135 जिलों में जल जीवन मिशन का कार्य पूर्ण हुआ था, पर राजस्थान का एक भी जिला उसमें शामिल नहीं था। अब सरकार ने इस बजट में 15,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए किए हैं, और उसमें कि घर घर नल घर घर जल पहुंचे। हम जिस रेगिस्तान क्षेत्र से आते हैं वहां कितनी बुरी स्थिति थी, जल जीवन मिशन जहां जहां पहुंच रहा है वहां लोगों को एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है, और अभी तक तो ये काम हो जाना चाहिए था, पर इनकी सरकार ने कोई कार्य नहीं किया। जल जीवन मिशन पानी का सबसे पहले शुरुआत हमारे वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री जी ने पानी से शुरुआत करी, जल जीवन मिशन से। और बिजली की बात आप कीजिए, 2,25,000 करोड़ के बिजली के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और अगले 2 साल में 2027 में किसानों को 6 घंटे बिजली दिन में मिलेगी, रात को उसे खेत जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और 1,45,000 किसानों को, उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2024 तक जिनके लंबित थे उन सबकी आज घोषणा कर दी गई है। और आप ये देखिए 5,000 किसान जिनको लघु सीमांत किसान है उनके लिए डिग्गी का सरकार ने घोषणा करी। तो हर क्षेत्र में आप सड़कों के लिए देखिए 2750 किलोमीटर ग्रीन एक्सप्रेस कॉरिडोर जो सड़क के ऊपर चलते हैं, जमीन से ऊपर चलते हैं, जो सिर्फ केंद्र के थे। घोषणाओं के मामले में तो पिछली सरकार भी पीछे नहीं थी। देखो ये बहुत सारी घोषणाएं जो कहा जा रहा है, ये आपने कैसे अलग है, कैसे अलग है ये? श्वेता जी आपने बिल्कुल सही कहा, पिछली सरकार घोषणावीर की सरकार थी, ये कर्मवीर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी की सरकार है। यहाँ आपको काम करते दिख रहे हैं। जिस तरह पूर्व में कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, विधायक माननीय विधायक बोल रहे थे क्या टेंडर नहीं हुआ, इनको पता नहीं है। टेंडर 5 करोड़ के प्रत्येक विधायक के वर्क ऑर्डर और सारे जारी हो गए पीडब्ल्यूडी के द्वारा। उप स्वास्थ्य केंद्र हो चाहे स्कूल में कक्षा सबके वर्क ऑर्डर टेंडर जारी हुए। कहीं पैसे की कमी नहीं है सरकार में। डबल ये आचार संहिता थी तब जरूर कहीं ना कहीं कारण रहा होगा, पर पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। और राजस्थान वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान विकसित प्रदेश के रूप में आगामी 2-3 साल में आएगा, जहां लाइट की कोई कमी नहीं रहेगी। राजस्थान में खुद सेल्फ रिलायंट लाइट पे होगा। चलिए आप ये कह रहे हैं कि 1 साल में राजस्थान की तस्वीर बदलते हम देखेंगे, लेकिन रोहित जी, हाँ बिल्कुल आपके पास जवाब देना। जी बिल्कुल रोहित, आपको पता है आज की डेट में लास्ट 6 महीने से लोगों को गांव में लाइट नहीं मिलती है। रात को 11 बजे लाइट जाती है, सुबह 4 बजे तक लाइट नहीं आती है। रात को किसान कैसे सोएगा? आपको क्या फायदा हुआ कि कांग्रेस सरकार अपने टाइम में सोलर पार्क्स बना गई। उस सोलर पार्क की आपको सुबह तो लाइट मिलती है, आपके थर्मल यूनिट्स हमारे से भी गंदी हालत में चल रहे हैं। मतलब इनका शटडाउन हो जाता है, हर तीसरे दिन एक शटडाउन हो जाता है। आप कह रहे थे हम तो कोयला मिल रहा है, कोयला आपको मिल नहीं रहा, थर्मल पावर आपके चल नहीं रहे। आपने क्या करा? हमारी सरकार ने, क्योंकि 18 रुपए यूनिट मिलती थी धौलपुर गैस प्लांट को, इनको धौलपुर का गैस प्लांट चलाना पड़ा क्योंकि इनको थर्मल का कोयला नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज, आज जो सबसे बड़ा इनने काम करा और जो सरपंचों के लिए इनने जो स्टेट फाइनेंस कमीशन का लास्ट ईयर हमने 5,000 करोड़ रुपया जो डिवॉल्व होता है किसमें, नगर पालिकाओं में और पंचायतों में, प्रधानों के पास और जिला प्रमुखों के पास 5,000 करोड़ स्टेट फाइनेंस कमीशन का। ये बता दें कि स्टेट फाइनेंस कमीशन की किस्त आ गई क्या?
इट हैज बीन पेंडिंग फॉर लास्ट 6 months, अभी तक नहीं आई। दूसरा, 5,000 करोड़ का हमारा बजट था, इनने बजट क्या कर दिया, स्टेट फाइनेंस कमीशन का बजट 4,000 करोड़ कर दिया, 1,000 करोड़ से कम कर दिया। किसका नुकसान है? मैं रोहित जी किसका आपकी नुकसान है? इस बात एक पे सेकंड, किसका नुकसान है? नुकसान होगा डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस रुक जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस रुक जाएगा। अपन किसकी बात कर रहे हैं? आप यदि आप बजट पढ़ोगे, धोती घोषणा करने से कि 30,000 करोड़ हम ग्रीन कॉरिडोर में लगा दें, अरे 30,000 करोड़ का तो तुम्हारा लैंड एक्विजिशन नहीं होगा। लेकिन आप जो बातें कह रहे हैं रोहित जी, यही मौजूदा सरकार की तरफ से कहा जाए कि पिछली सरकार सिर्फ घोषणा की, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं रहा, और इसलिए बार बार प्रदेश की जनता को ये डाउट है कि घोषणाएं तो अच्छी है, कैसे एग्जीक्यूशन होगा, क्या इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा, इसलिए ये एक चीज बताता हूं, लास्ट 6 महीने में जब हम लोग थे, आपको एक चीज पता है, सब कामों पर काम शुरू हो गया था। आज मेरे यहाँ क्या करा कि राजाखेड़ा में उप जिला अस्पताल बनाएंगे, पिछली सरकार की घोषणा थी, मेरे यहाँ टेंडर हो गए, काम अलॉट हो गया, अब इसकी वापस घोषणा कर दी। सीआरएफ का पैसा मिला, लास्ट गवर्नमेंट में सीआरएफ का पैसा मिला। जितना सीआरएफ का पैसा आता है, सेंट्रल रिजर्व फंड, आप समझती हो सेंट्रल रिजर्व फंड क्या होता है? जो हमारे डीजल और पेट्रोल पर सेंटर सेस लगाती है, वो सीआरएफ का पैसा होता है। इनने वो सब सड़कें अपने अकाउंट में करती है। अरे सीआरएफ की सड़कें तो सेंट्रल दे रही है, रोहित जी, इसी पर आपसे जवाब जरूर चाहेंगे। मैं रोहित जी का जवाब दूंगा लाइट का। लाइट आप कह रहे हो तो कभी नहीं थी आपके 5 साल में, तभी तो हम कह रहे हैं 2 साल में राजस्थान में लाइट जाएगी ही नहीं। यही तो हम कर रहे हैं, 2,25,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसी लिए तो लगा रहे हैं। आपने लाइट में कुछ कार्य नहीं किया, और ये लाइट जो जारी, इसका भी कोई ग्रिड में आपने जो सितंबर तक का एग्रीमेंट किया, उसकी वजह से ही राजस्थान में दिक्कत आ रही है। आप डाटा जाके पता कीजिए। मैं बोले क्यों नहीं तोड़ देते एग्रीमेंट? ऐसे सरकारें तोड़ती है, बिल्कुल ऐसे तोड़ती है। आपके मुख्यमंत्री आप उस समय अशोक गहलोत जी के सामने बोलते ना, जिनके गीत गाते थे, आप उस समय बोलते ना कि लाइट नहीं आ रही। सुबह इसीलिए तो किसानों को लाइट और दूसरी, आप ये कह रहे हो ना पानी आपने पहुंचा, ना गांव में लाइट पहुंची, ना सड़कें पहुंची, आपने गांव वालों के साथ मजाक बना के रखा, तभी आपको सरकार से हटाया गया। और आपके ये हालत है कि आप अभी भी दिल्ली में नहीं आए, राजस्थान में आए। आप डाटा से बात करिए, सुमित जी, ठीक है, अब देखिए, अब सरकार सत्ता में तो आप आ गए ना सुमित जी। सुमित जी 18 में आप सरकार आई और 19 में 4 महीने में जीरो गए, तो उसका मतलब वो कारण था। 6 महीने में जीरो हो जाओ। सुमित जी, और भारी बहुमत के साथ आएंगे। चलिए, अभी तो 4.5 साल है ही, अगले तो भी बहुत वक्त है काम करने की। लेकिन रोहित जी, मेरे क्योंकि दूसरे मेहमान में उनका रुख करूं, एक सवाल का जवाब। आप विधायक पहले भी थे, 5 साल आपकी सरकार थी, आप विधायक फिर बने हैं राजाखेड़ा से, वहां की जनता के लिए। आपने कहा पहले भी काम हो रहे थे, क्या कोई फर्क उस विधानसभा क्षेत्र में पड़ा है काम को लेकर, विकास को लेकर? मेरी बात सुने, जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, ये तो मानेंगे नहीं। 6 महीने से जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे, दे हैव बीन ऑल स्टॉल्ड बिकॉज देयर इज नो मनी इन द ट्रेजरी। ये फैक्ट है, वेदर ही अग्रीज और ही डजंट अग्री, बट आस्क पीडब्ल्यूडी के 6 महीने से पेमेंट नहीं हुए। जल जीवन मिशन, एक सेकंड, इसका जवाब भी बिल्कुल, हाँ आप जवाब दे देना ना। ठीक, जल जीवन मिशन का पेमेंट, टंकियां बनी पड़ी हैं, कनेक्शन नहीं हो रहे, जल जीवन मिशन का पेमेंट ही नहीं हो रहा। क्या कहां जाएगी सरकार? भाई ये सब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, आपकी पाइपलाइन डल गई, पानी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसको पैसे नहीं जा रहा। वो ईडी में गया, आपके भाई जोशी से पूछे क्या कारण रहा उसका। ये देखिए, अगर ये है तो ये चिंता का विषय है कि अगर एक सरकार, बिल्कुल, माइक सुमित गोदारा जी, माइक। जल जीवन मिशन में क्यों नहीं हुआ, आप ये पूछिए कि आपके ऊपर ईडी में आपके अधिकारी, आपके करो, सरकार पर आपका पेमेंट नहीं आ रहा, आप अपनी बात करो। ठीक है रोहित जी, सुमित जी वापस आप शुरू करेंगे, अपनी बात करो। लाइट में आप लोगों के पीछे माथुर जी सरकार थी जिसने क्या वाकई में ये चिंता की बात है? अगर विकास को लेकर एक सरकार काम करती है, दूसरा अगर उसे रोक दिया, काम नहीं हो रहा है, और फिर अगली नई घोषणा है, तो फिर जनता भी कैसे भरोसा करे कि जो कहा जा रहा है वो वाकई में किया जाएगा? देखिए, विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, और हर सरकार इस बात का प्रयास करती है कि विकास किया जाए। किसी काम को, विकास के काम को कोई भी सरकार रोकने में रुचि नहीं रखती, विकास का काम करने में। उसके लिए कुछ कारण हो सकते हैं कि वो क्यों रुक गया है, कि उसके पेमेंट क्यों नहीं हुए हैं, उसके कुछ भी निहितार्थ कारण हो सकते हैं।
लेकिन मेरा मानना है कि जो बजट की क्राफ्टिंग की गई है वो बड़ी अच्छी है और ये सर्वस्पर्शी है। हर एरिया को टच करने की कोशिश की है, स्पेशली बुनियादी एरियाज को टच करने की कोशिश की है, जिसमें पानी है, बिजली है, सड़क है, महिलाएं हैं, फार्मर्स हैं, हर एरिया को टच करने की कोशिश की है इसमें, और इसलिए सर्वस्पर्शी है, इंक्लूजन की कोशिश की गई है। अब वो वास्तव में कितना उतरता है अलग बात है, लेकिन हमें इस बात की आशा रखनी चाहिए कि जहां जहां टच करने की कोशिश की है वहां पर काम होगा। हाँ ठीक है, गगन भी हम इस तरह की डिबेट देखते हैं तो ये हमेशा हमने क्या किया तुमने क्या किया वाला पीस होता है, और एक जो नारा है ना, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इसका एक पार्ट और है सबका प्रयास। ये एक इंपॉर्टेंट पीस है, बिकॉज कोई भी बजट या कोई भी गवर्नमेंट तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक सारे लोग उसको मिलके नहीं सफल बनाते। अब जैसे एक छोटी सी चीज़ है, इस बार गर्मी के समय हम सब लोग बहुत परेशान थे, कहीं भी एसी काम नहीं कर रहे थे। इस बजट में 4 करोड़ प्लांट TOFIR जो योजना है, ट्री आउटसाइड दी फॉरेस्ट इन राजस्थान, उसके थ्रू दिए जा रहे हैं। 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही है। क्यों? क्योंकि हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम उस गर्मी को कंट्रोल करना चाहते हैं। छोटी सी चीज़ है बट वो मैटर करती है आम आदमी को। ये 70,000 करोड़ 3 लाख करोड़, इस नंबर से एक आम आदमी को टच कैसे करोगे आप? वो तो नहीं हो रहा। बट उसी जगह पे अगर आप ये देखें, हमने पहली बार, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है बीइंग यूथ, पहली बार स्पोर्ट्स को लेके एक फोकस किया गया है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स बनाया जा रहा है। हम एज ए कंट्री सुपर पावर तब तक नहीं बन सकते जब हम 360 डिग्री डेवलपमेंट ना करें, हम बहुआयामी तरीके से आगे ग्रो ना करें। स्पोर्ट्स एक इंपॉर्टेंट पीस है। दिव्यांगों के लिए भी मेंशन किया गया है बजट में, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, और उसको उसके ट्रीटमेंट के इंप्रूवमेंट के लिए किया, उनकी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने के लिए किया गया है। ये भी एक बहुत पॉजिटिव सी चीज़ है जो कि की गई है। पुलिस मॉडर्नाइजेशन, एक्चुअली आपका लॉ एंड ऑर्डर तब तक बेटर नहीं हो सकता जब तक आप पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज ना करें। भी शामिल किया है उसमें 200 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है, जो कि मेरे हिसाब से, तो जैसा कि अभी सर बोल रहे थे कि सारी जगहों पे कुछ ना कुछ स्पर्श किया गया है, उन चीजों को टच करने की कोशिश की गई है। ऑफ कोर्स फाइनल थिंग इज की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। एक रिएक्शन जरूर लेते हैं आत्माराम गुप्ता जी। देखिए, इसके अंदर जो बजट घोषणाएं की गई है, मैं उम्मीद करता हूँ सारी पूरी भी खरी भी उतरेगी, और सभी सरकारें अपना भरपूर प्रयास करती है कि उसके अच्छे से अच्छे परिणाम आए। अभी आप देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, चाहे अपन बात करें ट्रांसपोर्ट के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के लिए नई बसें हर गवर्नमेंट खरीदती, इन्होंने भी आते ही नई बसें खरीदने का प्रयास किया है, लेकिन साथ साथ पुरानी को मेंटेनेंस का भी साथ साथ ध्यान रखा जाए कि वो भी मुद्दा और दिक्कत होती है, और एनवायरमेंट फ्रेंडली होने के लिए सरकार पैसे तो देती है, काम होता नहीं है, काम उसके अंदर होता है। साथ ही साथ आज नई जब तक जवाबदेही की बात अभी हम कर रहे थे कि जवाबदेही आज हर फाइल जब चलती है, गवर्नमेंट के अंदर प्रॉब्लम कहाँ थी कि नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बन गए, नए इन्वेस्टर आते हैं बाहर से और आकर के 1 लाख करोड़ खर्च करेंगे, कोई 25,000 करोड़ खर्च करेंगे, कोई 1,000 करोड़ का काम करेंगे, लेकिन जब धरातल पे आता है तो उस समय कहीं ना कहीं पटवारी के पास आके अटक जाती गाड़ी। तो इसके लिए आवश्यकता है कि आज हमारे ट्रांसपेरेंट सिस्टम बने, ऑटो रूल्स बने। आज AI की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम लोग बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कम से कम हमें ऑटोमाइजेशन के ऊपर जोर रहना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हर अधिकारी की फिक्स हो। ठीक है, बाबूलाल गुप्ता जी। देखिए, इसमें एक तो सिंगल विंडो की जो भी सरकार आती है वो बात करती है, और वो सिंगल विंडो मेरे ख्याल से आज तक बिल्कुल फेल्योर रहा है। इन्वेस्टमेंट करने वाला आता है, मेरे से एक सज्जन आए और उन्होंने कहा कि 500 करोड़ रुपए मैं मसाले उद्योग लगाने के लिए करना चाहता हूँ। पहली बात तो उसके 6 महीने तक तो लैंड का कहीं पता नहीं चला। फिर दूसरी बार जब वो लैंड लेकर के आया, उसका कन्वर्जन की बात आ गई, और फिर तीसरी बात आई तो कहाँ लोन मिलेगा, कैसे होगा और क्या चीज़ें होंगी। तो कुल मिलाकर के वो सिंगल विंडो बिल्कुल फेल्योर है। एक बात यह है कि एक इसका दूसरा कारण ये भी है कि कई सारी चीज़ें किसान के लिए की गई है, परंतु किसान को लोन दे दीजिए, किसान पे सब्सिडी दे दीजिए, किसान को व्यवस्था दे दीजिए, पर उसको जो MSP है वो उसको नहीं दी गई है। और हमारे यहाँ 43 लाख टन बाजरा पैदा होगा, और व्यवस्था ये चाहिए थी कि 43 लाख टन बाजरे पर MSP तुरंत घोषणा की जानी चाहिए। और किसान से जब उम्मीद की बात की जाती है वो MSP को लेकर ही पहली बात है जो कहता है, और वही पूरी नहीं हो पाती। डॉक्टर GL शर्मा जी, सर आप एक रिएक्शन जरूर चाहेंगे, फाइनल कमेंट, वक्त भी खत्म हो रहा है। GL शर्मा जी, में 2 चीजें और कही गई है। राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन, ये अपने आप में एक अजीब चीज़ होती है जिसमें ऑनलाइन रिकॉर्ड्स, अगर पेशेंट अपना रिकॉर्ड खो देता है तो उसका ई हेल्थ कार्ड के माध्यम से डॉक्टर अपना ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक कर सकता है।
और दूसरा माँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जिसमें 1500 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया। इसमें विभिन्न क्षेत्र में डिफरेंट डेवलपमेंट के काम होंगे। तो मेरे हिसाब से हेल्थ के लिए ये बजट बहुत ही अच्छा साबित होगा। अगर सारा क्रियान्वित अक्षरश होता है तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बजट अक्षरश बिल्कुल, यानी बजट अच्छा है लेकिन एग्जीक्यूशन का हो, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। रोहित जी, विपक्ष कितना तैयार, क्योंकि अब बजट तो पेश हो चुका, बजट पे अब डिस्कशन भी होगा और जिस तरह से पॉइंट्स आपने कहे भी है, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि आपकी सरकार जो घोषणाएं हुई, कितनी घोषणाएं हुई, कितना काम हुआ, कौन सी पूरी हुई नहीं हुई, इसकी भी पूरी लिस्टिंग की गई है, सिर्फ इसलिए कि विपक्ष पर को घेरा जा सके। अभी भी मानता हूं जो हमने घोषणाएं करी थी, जैसे डिसेबिलिटी में हमने 5000 स्कूटी करी थी लास्ट ईयर, एंड हमने चुनाव से पहले सब डिसेबिलिटी पर्सन्स को वो स्कूटियां दे दी थी। इस बार वो 5000 से 2000 होगा। ठीक है, आपको गर्ल्स को हम लोग व्हेन दे वर गोइंग टू कॉलेज, काली भील योजना के अंदर हम अपनी लड़कियों को पढ़ाने के लिए, मातृशक्ति को पढ़ाने के लिए उनको स्कूटी देते थे, क्योंकि उनको दूर से कॉलेज जाना पड़ता था। कहीं बजट में कोई बात ठीक है, आप कह रहे हैं कि इससे ज्यादा आप लोग दे चुके हैं, कर चुके हैं, बजट में आपको कुछ नया नहीं लगा। एक फाइनल कमेंट चाहिए सुमित जी। मैं ये कहूंगा, जो रोहित जी बात कर रहे हैं वो 5वें साल अशोक गहलोत जी के बजट की बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं पहले साल भजनलाल शर्मा जी की सरकार के बजट की। तो ये तुलना अपने आप में बता रही है क्या जवाब है। ये पहले साल ही है और वो आखिरी साल चुनाव में जो अशोक जी ने घोषणा की थी उसमें और इसमें फर्क है। मैं बाबूलाल जी की इस बात से सहमत हूँ कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है राजस्थान में, और ये परंपरागत प्रॉब्लम है, बिल्कुल ट्रेडिशनल प्रॉब्लम, कि हम सिंगल विंडो की बात तो करते हैं, पर सिंगल विंडो में पूरा हवा महल की खिड़कियां हैं पूरी, और ब्यूरोक्रेसी हमारी इतनी हावी है। जैसा ये कह रहे थे कि जो सपने लेकर के आता है इन्वेस्टर, उसका सपना पूरा नहीं, कभी उसको कनेक्शन नहीं मिलता, कभी उसको इस विभाग के चक्कर लगाने, कभी उसको उस विभाग के चक्कर लगाने, और नहीं तो पोल्यूशन, और कुछ उसका पोल्यूशन से सर्टिफिकेट लाना है। तो कुल मिला के मेरा फाइनल कमेंट ये रहेगा कि आंधियों तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन दिया जलाना हमारे इख्तियार में है, और दिया कुमारी जी ने एक दिया जलाया है, और हमारी सबके प्रयास ये होना चाहिए कि दिया हवा की ओर से बचा रहे। थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, बजट है और बजट को लेकर सबकी अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी परिभाषा है। किसी के लिए बजट बहुत अच्छा है, किसी को लगता है कि कुछ कमियां हैं, किसी को लगता है कि सभी सेक्टर को छूने की कोशिश की गई। लेकिन एक बात है जो सबको लगती है, वो ये कि घोषणाएं तो बहुत अच्छी की गई हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है उसके एग्जीक्यूशन को लेकर, और अगर एग्जीक्यूट होता है तो ये बहुत बढ़िया बजट है। ये बात कंबाइंड तौर पर निकलकर सामने इस डिबेट से भी आती है, और जो प्रतिक्रियाएं आ रही है उसको भी लेकर, तो किस तरह से इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पूरा साइकिल है, सरकार घोषणा कर रही, वित्त मंत्री घोषणा कर रही, तो उन्हें नहीं कर रहा, लेकिन ग्राउंड लेवल से ऊपर तक जिसे जो जिम्मेदारी है वो कितनी बखूबी से निभाता है और कैसे से पूरा करने के लिए कोशिश की जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अब देखना होगा जब बजट को लेकर जो बहस होगी, चर्चा होगी, उसमें भी क्या निकलकर सामने आता है। फिलहाल इस बजट की सराहना हो रही है, ये जरूर नजर आता है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।